बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट खावर रियाज़। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हमारा लेक्चर नंबर 8 है और इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा मैश फीड क्या होती है, पैलेट फीड क्या होती है, मैश फीड के कौन कौन से फ़ायदे हैं, क्या कौन कौन से नुकसानात हैं और पैलेट फीड के क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या नुकसानात हैं। तो मेरे साथ जुड़े रहिए। तो नाज़रीन, सबसे पहले हम मैश फीड के बारे में डिस्कस करेंगे। मैश फीड होती क्या है? मुख्तलिफ़ किस्म के इंग्रेडिएंट्स लाइक वेजिटेबल प्रोटीन मिल्स, एनिमल प्रोटीन मिल्स और ग्रेन्स को अच्छे से ग्राइंड करके मिक्सर के अंदर इस तरह मिक्स किया जाता है कि एनिमल उन इंग्रेडिएंट्स को आसानी से जुदा ना कर सकें। मैश फीड पाउडर फॉर्म में होती है, जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं। अब इसके कुछ फ़ायदे भी हैं और नुकसानात भी हैं। फ़ायदे और नुकसानात को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम मैश फीड के एडवांटेजेस को डिस्कस करेंगे और वन बाय वन मैं इसको डिस्कस करूँगा। पहला है सिंपल प्लांट स्ट्रक्चर। मैश फीड का प्लांट जो होता है बहुत ही सिंपल होता है। उसमें आपको सिर्फ एक ड्रम क्लीनर चाहिए, ग्राइंडर चाहिए, बीन्स चाहिए और वेट स्केल चाहिए, मिक्सर चाहिए और आप पैकिंग प्रोसेस चाहिए, बस। अगर आप इसको मज़ीद शॉर्ट करना चाहते हैं तो आपको एक ग्राइंडर चाहिए, मिक्सर चाहिए और डिजिटल ये स्केल जो हैं इनसे भी आपका काम चल जाएगा। मैश फीड आराम से बन जाएगी। नंबर 2 है सेविंग इलेक्ट्रिसिटी। मैश फीड प्लांट में बिजली की बहुत ज़्यादा बचत होती है, क्योंकि इसमें पैलेट मशीन तो होती नहीं है। तो आप पाउडर फार्म में फीड बना रहे हैं, पैलेट्स बना नहीं रहे। तो अगर पैलेट मशीन होती तो हमें बॉयलर लगाना पड़ता। बॉयलर लगाते तो उसमें भी बिजली का ख़र्चा ज़्यादा है। उसके बाद अगर उधर TDS वगैरह ज़्यादा हैं तो वो आपको एक RO प्लांट लगाना पड़ता। वहाँ पे भी मोटरें वगैरह यूज़ होती हैं, वहाँ भी बिजली का खर्च है। और उसके बाद आपको अगर पैलेट मशीन लगाएगा उसके बाद आपको कूलर लगाना पड़ेगा उसको ठंडा करने के, वहाँ भी बिजली का खर्चा है। और उसके बाद आपको वाइब्रो लगाना पड़ेगा। तो ये चीज़ें सारी ही नहीं है मैश फीड प्लांट में, तो बिजली का भी बहुत ज़्यादा इसमें खर्चा बच जाता है। दूसरा है नो कोल कंजम्पशन। जब इसमें पैलेट मशीन नहीं होती मैश फीड प्लांट में तो आपको बॉयलर नहीं लगाना पड़ेगा। उसके लिए बॉयलर में जो एनर्जी के लिए हम चीज़ें यूज़ करते हैं, कुदरती गैस भी यूज़ करते हैं और कोयला भी यूज़ करते हैं, वो भी एक एक्सपेंसिव चीज़ है, उनकी भी बचत हो जाती है। अच्छा, नंबर 4 पे गुड फॉर इन्वायरमेंट। जब हमारे पास बॉयलर नहीं होगा, क्योंकि हमें स्टीम की ज़रूरत ही नहीं है, हम मैश फीड बना रहे हैं, पैलेट्स बना नहीं रहे, तो जो इन्वायरमेंट में जो इसमें ये बॉयलर जो गैस वगैरह कोयले का जो धुआं वगैरह छोड़ता है इन्वायरमेंट में, जो कार्बन मोनोऑक्साइड, वो हमारे ओजोन की तह को मुतासर करती है और आलूदगी भी फैलाती है फ़िज़ा में। तो ये इन्वायरमेंट के लिए गुड है, क्योंकि यहाँ पे हम बॉयलर हमें ज़रूरत ही नहीं है, हीट की तो हमें ज़रूरत है ही नहीं। तो इसलिए ये इसका एक अच्छा पॉइंट है मैश फीड के हवाले से। अच्छा, नंबर 5 पे इजीली डाइजेस्टेबल। आप जानते हैं कि अगर हम निवाला छोटा और अच्छे से चबा के खाएं तो हमारा स्टमक उसको जल्दी हज़म कर लेता है। इसी तरह मैश फीड पाउडर फॉर्म में होती है। चिकन या कैटल फीड उसको जब खाते हैं तो उनका जो स्टमक है उनको ईज़िली डाइजेस्ट कर लेता है, उसको कोई मुश्किल इतनी नहीं होती। उसके बाद है एक्सपोज मटीरियल्स। जब आप बाज़ार से मैश फीड मंगवाते हैं तो आप उसमें अगर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं कि इसमें इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से हैं। आप उसमें सोयाबीन, कैनोला और अगर उसने मकई डाली वो भी नज़र आ रही होगी, चावल डालें वो भी नज़र आ रहे होंगे, गंदम डाली वो भी नज़र आ रही होगी। तो आपके सामने होती हैं सारी चीज़ें, आप उनको देख सकते हैं कि हाँ इसने अच्छा मटेरियल इस्तेमाल किया है। नंबर 7 है वेरी यूज़फुली फॉर चिक्स। जो छोटे चूज़े होते हैं उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है मैश फीड, क्योंकि इनके जो खुराक की नाली होती है एसोफेगस वो बहुत छोटी होती है। इस वजह से मैश फीड ये आसानी से इनहेल कर लेते हैं। तो ये इनका जो छोटे चिक्स हैं उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। अब आ जाते हैं मैश फीड के डिसएडवांटेजेस की तरफ। इसके क्या क्या नुकसान आते हैं। जो पहला है वेस्ट ऑफ फीड। मैश फीड बहुत ज़्यादा वेस्ट होती है। अगर ये ज़मीन पे गिर जाए, क्योंकि ये पाउडर फार्म में है तो आप इसको ज़्यादा उठा नहीं सकते, ज़मीन में मिक्स हो जाती है। अगर फार्म वाली साइड पे है तो फार्म के नीचे जो आपने वो चीज़ें फ़र्श बिछाया होता है, वो लकड़ी का बूरा होता है, कुछ भी हो उसके अंदर मिक्स हो जाए तो आप उसको नहीं उठा सकते। उस तरह ये बड़े चिक्स होते हैं ये फीड को ज़्यादा खाते कम है और ज़्यादा ज़ाया कर देते हैं। मुंह के ज़रिए और पाँव के ज़रिए जो पाउडर है उसको बिखेर देते हैं, तो फीड काफ़ी ज़्यादा ज़ाया होती है। ये इसका ड्रॉबैक है। अच्छा, नंबर 2 है ईटिंग सेलेक्टिव इंग्रेडिएंट्स।
अगर इंग्रेडिएंट सही से ग्रैंड नहीं है और वाज़िया तौर पे नज़र आ रहे हैं तो वो जो बर्ड्स है उसको सिलेक्ट कर लेगा। मिसाल के तौर पे अगर वो कॉर्न को सिलेक्ट करके उसी को खाता रहता है सारा दिन, कॉर्न की प्रोटीन 8% होती है, तो उस दिन उसको जो उसकी प्रोटीन है वो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है वो उसको वैल्यू पूरी नहीं होगी। इसी तरह एक जो बर्ड है वो उसी दिन सारा दिन वेजिटेबल प्रोटीन मील्स को खाता रहता है तो उसकी जो प्रोटीन है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो उस दिन उसको ज़्यादा प्रोटीन मिलेगी। एंड रिज़ल्ट ये होगा कि जो एवरेज वज़न होगा वो ठीक से नहीं आएगा। कोई 1.5 kg की होंगी, कोई 2.5 kg की होंगी, तो इस तरह FCR आपका ठीक नहीं आएगा। ये बहुत बड़ा इसका डिसएडवांटेज है मैश फीड का। अच्छा, स्टिकी इन माउथ। अब ये पाउडर जो होता है इनके जो बड़ी चिक्स होती हैं इनके मुंह के अंदर जमना शुरू हो जाता है, चिपकना शुरू हो जाता है। इस सिलसिले में बहुत सारे एंजाइम भी यूज़ करते हैं डॉक्टर, लेकिन फिर भी अगर ये चिपकना शुरू हो जाए तो ये चिपकते चिपकते इतना इसके मुंह में चिपकना शुरू हो जाता है, उसके बाद इसके अंदर ना जरासीम पैदा हो जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैदा हो जाते हैं और मुर्गी बीमार भी हो जाती है। और नंबर 4 पे है इंक्रीज बैक्टीरिया रिस्क। क्योंकि हम मैश फीड को हम स्टीम नहीं देते, हीट नहीं देते, तो इसके अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं उनका जो रिस्क है वो भी बढ़ जाता है कि बैक्टीरिया उसमें मौजूद ही रहते हैं, वो मरते नहीं है क्योंकि हम हीट तो उसको दे नहीं रहे। और 5 पे लार्ज ईटिंग पीरियड। मैश फीड जब आप चूज़ों को देते हैं, बड़े चिक्स को ख़ास तौर पर, उनकी जो भूख की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए वो उसको आराम से खाते रहते हैं जब तक उनकी भूख ख़त्म ना हो जाए। तो ये एक लंबा पीरियड चला जाता है। तो वो जब दूसरी खुराक का टाइम होता है तब भी बर्तनों के अंदर ये मैश फीड मौजूद होती है। और इस खदशे के नतीजे में कि इसके अंदर कोई इन्होंने कोई पेशाब वगैरह या कोई इस तरह चीज़ें कचरा वगैरह ना हो फीड के अंदर, तो वो बर्तनों को खाली कर देते हैं, वो भी फीड ज़ाया हो जाती है और आप नई फीड उसको दे देते हैं। तो इस तरह ये इसका ड्रॉबैक है कि लार्ज ईटिंग पीरियड हो जाता है इसका। अब हम पैलेट फीड के मुतालिक बात करेंगे। मैश फीड में जो डिसएडवांटेजेस थे उनको दूर करने के लिए मैकेनिकल इंजीनियर्स ने पैलेट मशीन ईजाद की। पैलेट मशीन में हम मॉइस्चर, हीट और प्रेशर की मदद से हम कैप्सूल बनाते हैं। अब पैलेट मशीन के भी कुछ एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो पहले मैं आपको एडवांटेजेस उसके बता देता हूँ पैलेट मशीन के क्या क्या फ़ायदे हैं। नंबर 1 पे है रिड्यूस्ड वेस्टेज ऑफ फीड। अब जो मैश फीड हमारी ज़ाया हो रही थी, पाउडर की शक्ल में हवा की मदद से उड़ रही थी या उसको ज़मीन पे गिर जाती थी, हम उसको उठा नहीं सकते थे। अब पैलेट्स कैप्सूल होने की सूरत में अगर ज़मीन साफ़ है तो हम उसको, अगर ज़मीन पे गिर जाती है फीड, हम आसानी से उठा सकते हैं। और जो बर्ड होता है, जो बड़ा चिकन है, वो उस फीड जो कैप्सूल को आसानी से खा लेगा, उसको चूंच की मदद से इधर उधर नहीं बिखेरेगा, क्योंकि मैश फीड को इधर उधर, पाउडर को इधर उधर करके वो बड़े बड़े इंग्रेडिएंट्स से उनको ढूंढने की वो कोशिश करता था। अब वो फीड कैप्सूल फॉर्म में है तो वो इजीली उसको खाएगा, उसको ज़ाया नहीं करेगा। एक तो हमारी फीड ज़ाया होने से बच जाएगी। दूसरा क्या है, लेस सेग्रीगेशन। जो मैश फीड हमारी जो थी वो जो बर्ड था वो उसको सिलेक्टिव कर लेता था, इंग्रेडिएंट्स को सिलेक्टिव करके उनको खाता था। मतलब अगर उसको कॉर्न नज़र आ रही है कॉर्न खाएगा, अगर वो सोयाबीन उसको नज़र आ रहा है सोयाबीन खा रहा था। लेकिन यहाँ पे जो है, जो पैलेट फीड में सेग्रीगेशन नहीं कर सकता, मतलब उसको अलग-अलग, उस कैप्सूल को अलग अलग नहीं कर सकता, क्योंकि वो बॉन्डेड फॉर्म में होता है, वो स्टमक के अंदर जाके ही डिज़ोल्व होगा। और उसकी चोंच की मदद से वो उसको, इस कैप्सूल को तोड़ के इसमें से इंग्रेडिएंट्स को अलग अलग करके अपनी ज़रूरत के मुताबिक नहीं खा सकता, उसको पूरा कैप्सूल ही खाना पड़ेगा। तो इसका दूसरा फ़ायदा ये है। नंबर 3 पे हमारा इम्प्रूव्ड पैलेटेबिलिटी। अब मैश फीड में जब बड़ा चिकन जब फीड खाता था तो वो स्टिकी हो जाती थी, फिर वो मुंह के अंदर चिपकना शुरू हो जाती थी फीड। तो अगर ज़्यादा हो जाती तो उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैदा हो जाते। लेकिन पैलेट फीड जब वो खाएगा, वो कैप्सूल है पूरा, तो वो उसको इनहेल ही कर लेगा, वो मुंह के अंदर चिपकेगा नहीं। तो इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि जो पैलेटेबिलिटी है, वो जो दाना उठाएगा वो पूरा का पूरा मुँह के अंदर जाएगा, मुँह में चिपकेगा नहीं। नंबर 4 पे शॉर्ट ईटिंग पीरियड। मैश फीड को जब बर्ड्स खाते थे तो वो ज़्यादा उसको टाइम लेते थे, क्योंकि वो उसको आराम से खानी पड़ती थी। जबकि कैप्सूल फीड जो है वो जल्दी से जल्दी खा लेता है, 10 से 15 मिनट में वो अपना जो खुराक का बर्तन है वो खाली हो जाता है, अगर वो ज़्यादा भूखा है तो। क्योंकि ये कैप्सूल फॉर्म में
और वो इजीली उसको पिक करता है, इनहेल करता है, पिक करता है, इनहेल करता है, और जल्दी उसका पेट भी भर जाता है और फीड भी ख़त्म हो जाती है और ज़ाया नहीं होती। पांचवा है लिटिल बैक्टीरियल रिस्क। क्योंकि हम पैलेट फीड में हम पैलेट मशीन के अंदर हम स्टीम दे रहे होते हैं हीट पैदा करने के लिए, तो 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम हीट देते हैं। तो बैक्टीरिया इसमें, अगर बैक्टीरिया होंगे तो वो किल हो जाएंगे, बहुत कम चांस है कि बैक्टीरिया आपकी फीड के अंदर मौजूद रहें। दूसरा छठा है यूनिफॉर्म FCR। अब जब कि मैंने आपको पहले बताया कि लेस सेग्रीगेशन, जब ये फीड के अंदर से जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनको वो जुदा नहीं कर सकते, उनको वो कैप्सूल ही खाना पड़ता है। उसको एक कैप्सूल के अंदर हर चीज़ उसमें मौजूद होती है। उसमें वेजिटेबल प्रोटीन मिल्स, एनिमल प्रोटीन मिल्स, मेडिसन होगी या आर्टिफिशियल अमाइनो एसिड्स हो गए, सब कुछ उसी कैप्सूल के अंदर मौजूद है। तो जितना भी पूरे फार्म का जो रिज़ल्ट है वो अच्छा आएगा। मतलब अगर वो उसको एवरेज वज़न करेंगे, एंड ऑफ डे जब वो फार्म का जो दिन पूरे हो जाएंगे, अगर 30 डेज़ 40 डेज़ जब वो उसके पूरे हो जाएंगे तो उसको वज़न करेंगे, हर मुर्गी 2.5 kg की ही एवरेज से वज़न देगी। मिसाल के तौर पे 2.5 kg उसका वज़न आ रहा है, पहले जो था वो कोई 1.5 kg का था, वो कोई 2.5 kg का था। इस तरह ये मामला नहीं होगा और हमारा जो FCR है वो भी अच्छा होगा। तो नाज़रीन, अब आ जाते हैं हम डिसएडवांटेजेस की तरफ पैलेट फीड के। तो जो पहला है वो हिडन इंग्रेडिएंट्स हैं। मैश फीड में मैंने आपको बताया था कि वो सारे जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो एक्सपोज होते हैं, आप उनको देख सकते हैं इजीली। लेकिन पैलेट फीड में आप इंग्रेडिएंट्स को आप नहीं देख सकते, वो कैप्सूल के अंदर पैक होते हैं। तो इसका एक फ़ायदा तो फैक्ट्री मालकान को ये होता है कि ये अगर बुरा प्रोडक्ट है, कोई इंग्रेडिएंट्स ऐसा है जो रिजेक्टेड है, ख़राब है, उसको भी ये फीड के अंदर मिक्स करके आपको दे सकते हैं, मार्केट में भेज सकते हैं। तो पोल्ट्री फीड में तो ये कम होता है, क्योंकि 30 से 40 दिन में इन्होंने रिज़ल्ट देना होता है। अगर ये ख़राब इंग्रेडिएंट्स डालेंगे तो फार्म में रिज़ल्ट नहीं आएंगे, तो आपकी मार्केट क्रैश हो जाएगी। लेकिन ये है कि आप ज़्यादातर लोग कैटल फीड में इस तरह कैप्सूल बना के करते हैं। उसकी वजह यह है कि वो कैटल फीड में जो बड़े जानवर होते हैं इनमें बर्दाश्त बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू पोल्ट्री के। तो वो बर्दाश्त उनमें ज़्यादा होती है तो उन्हें पता नहीं लगता, तो वो मटेरियल भी यूज़ हो जाता है जो यूज़ होने के काबिल नहीं होता, या जो गुजारे वाला होता है वो भी यूज़ हो जाता है। ये इसका बैड पॉइंट है। दूसरा है इंक्रीज़ द कॉस्ट ऑफ प्लांट स्ट्रक्चर। पैलेट मशीन अब जब आप लगाएंगे तो आपको प्लांट का स्ट्रक्चर भी इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि आपको फिर ग्राइंडर और वैसे पहले तो मैंने आपको मैश का बताया था कि आपको ड्रम क्लीनर, ग्राइंडर, बीन, स्केल और मिक्सर तक का था। अब आपको मिक्सर के आगे फिर आपको पैलेट मशीन लगानी पड़ेगी। पैलेट मशीन के बाद कूलर लगाना पड़ेगा, कूलर के बाद आपको वेब्रो लगाना पड़ेगा, फिर पैकिंग की तरफ जाएंगे। पैलेट मशीन लगाने को आपको बॉयलर भी लगाना पड़ेगा स्टीम के लिए। अगर वहाँ TDS ज़्यादा है तो उसको कम करने के लिए आपको RO प्लांट भी लगाना पड़ेगा। तो ये अखराजात, जो प्लांट के अखराजात हैं, ये बढ़ जाएंगे। और दूसरा है नॉट गुड फॉर एनवायरनमेंट। जब आप बॉयलर लगाएंगे उसमें से निकलने वाला जो धुआं है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, वो एनवायरनमेंट के लिए भी ठीक नहीं है। तो चौथा पॉइंट जो हमारा है डिक्रीज़ द ईटिंग टाइम क्रिएटिंग मोर बोर्डम। मैश फीड में जो बर्ड है वो आराम से फीड खाता था और बोर नहीं होता था। लेकिन जो पैलेट फीड है वो 10 से 15 मिनट में वो अपनी फीड खा लेता है, और जितनी उसको भूख होती है। उसके बाद जो फीड के बर्तन हैं वो तो खाली हो जाते हैं। 3 से 4 घंटे बाद उसको फीड दी जाएगी, तो उस दौरानिए के दौरान वो बोर हो जाता है। तो इस पे बर्ड पे ना मनफी असरात पड़ते हैं। तो नाज़रीन, ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स भी कीजिए अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो। मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।